चलिए, बहुत इजी चैप्टर है, थोड़ा बस डिटर्मिनेंट का आपको याद रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, एक्सरसाइज 10.4। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं हम लोग। फर्स्ट में देखिए आपको दिया गया है, एक वेक्टर है आपका आई कैप प्लस माइनस 7j कैप प्लस 7k कैप, और बी वेक्टर आपको दिया गया है 3i माइनस 2j प्लस 2k, और कहता है कि देन फाइंड करना है आपको इसके क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहली बात आपको ये समझना होगा कि क्रॉस प्रोडक्ट तो पता होना चाहिए, तब ना हम लोग उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ठीक है, अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकल जाए तो मैग्नीट्यूड तो कोई निकाल देगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आपको सीखना है, और क्रॉस प्रोडक्ट में एक फार्मूला वाला था साइन थीटा वाला, तो वहाँ तो आपको साइन थीटा का मान ही नहीं मालूम है, तो जनरल तरीका आपको अपनाना होगा गुना करने का। गुना करने का जनरल तरीका क्या है, इसको लिखेंगे, क्रॉस का साइन देंगे, फिर इसको लिखेंगे, और डॉट प्रोडक्ट तो है नहीं कि आराम से गुना हो जाएगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट में थोड़ा याद करना पड़ता है ना कि आई और जे होगा तो के होगा, लेकिन वही जे और आई हो जाए तो माइनस के हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। इसलिए उतना झंझट नहीं करना है आपको, सीधा एक काम करना है, लिख देना है कि पहले हम लोग क्रॉस निकाल रहे हैं। क्रॉस निकालने का तरीका आपको बताया गया है डिटर्मिनेंट मेथड, उसमें आपको ऊपर में आई जे और के लिख देना है, और फिर नीचे में पहला वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट, फिर उसके नीचे में दूसरा वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट लिख करके डिटर्मिनेंट का मान निकाल दीजिए। चलिए, तो पहला वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट क्या है, 1 माइनस 7 प्लस 7, तो लिखेंगे 1 7 माइनस 7। दूसरा वेक्टर का क्या है, दूसरा वेक्टर का है आपको 3 माइनस 2 प्लस 2, 3 माइनस 2 प्लस 2। अब इसका मान निकाल दीजिए, आपको इसका वैल्यू फाइंड हो जाएगा। हाँ जी, बोलिए बोलिए। देख लीजिएगा, गलती तो यहाँ हो गया ना, यहाँ माइनस होगा, ये प्लस होगा, ठीक है ना, -7 प्लस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो अब हमें क्या करना होगा, इसका डिटर्मिनेंट निकालना होगा, और डिटर्मिनेंट निकालना बहुत ईजी है। आपको क्या करना है, इसी को आप क्या कीजिएगा ना, R1 के लॉग हमेशा एक्सपेंड कीजिएगा, ठीक है, R1 के लॉग एक्सपेंड कीजिएगा। क्या कीजिएगा, I लिखिए, जब I लेंगे तो ये कॉलम ये रो कैंसिल आउट, -7 -2 7 और 2, कोई दिक्कत। फिर J लिखेंगे, तो J लेंगे तो सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो कैंसिल आउट, 1 3 7 2, सबको पता है 1 3 7 2। फिर K लेंगे, तो K लेंगे तो थर्ड कॉलम फर्स्ट रो कैंसिल आउट, 1 3 -7 -2, 1 3 -7 -2। अब आप देखो, पता है ना, प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट करके साइन का यूज़ करते हैं हम लोग, तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होगी। अब आप इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, आई ये कितना हो जाएगा, 2 से 7 में करेंगे -14, माइनस का साइन देंगे, फिर इसको गुना करेंगे, -7 दूनी 14, -14 ये भी होगा। चलिए, माइनस, फिर जे लिखेंगे, जे के बाद इसका कीजिए, 2 में 1 से करेंगे 2, 7 का 21 प्लस के, फिर इसका करेंगे -2 से 1 में करेंगे तो हो जाएगा -2, माइनस का साइन लगाएंगे, 7 का 21। चलिए, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। अब आप इसको क्या लिखिएगा, आई देखिए -14 और +14 हो जाएगा, माइनस जे ये हो जाएगा -19, ये के ये हो जाएगा -2 और +21, है ना। चलिए, ये देखिए आई ये तो 0 हो गया, है ना, 0। फिर इसके बाद माइनस, और ये इसको देखिए क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 19 जे, ठीक है। फिर प्लस के ये हो जाएगा 19, यानी ये तो ख़त्म हो गया, 0 तो लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो कितना लिखेंगे, 19 जे प्लस 19 के, ये निकल गया क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसका निकालना है मैग्नीट्यूड।
अब यदि आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ देख लीजिए थोड़ा, हमें निकालना है इसका मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो सीधे 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर। देखिए दो तरीका है, अब इसको आप ना क्या कीजिएगा, इसका मान निकालिएगा, इसका मान निकालिएगा, जोड़िएगा और फिर जोड़ करके उसका वर्गमूल निकालिएगा। कि नहीं करना है, दिक्कत नहीं करना है, आप ऐसे समझिए, एगो 19 का स्क्वायर, एगो 19 का स्क्वायर, 2 का 19 का स्क्वायर, यानी 2 गुना 19 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर किसी को परेशानी हो तो यहाँ समझ ले, हम अगर मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो अब क्या कीजिएगा, नहीं लिखिएगा 2 गो एक्स स्क्वायर, अब फिर क्या कीजिएगा, एक्स स्क्वायर तो एगो एक्स बाहर निकल गया, 2 का तो ये कहीं गो है इसलिए 2 रह जाएगा अंदर में, x√2 होगा। वैसे यहाँ भी हो जाएगा 19 का स्क्वायर 19 का स्क्वायर, एगो और एगो 2 गो 19 का स्क्वायर, अब 2 गो 19 का स्क्वायर तो 19 स्क्वायर में है, मैंने 19 2 गो है, तो 2 गो 19 है तो हम एगो 19 क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, लेकिन 2 तो अकेले है तो ये रूट में रह जाएगा, और इस प्रकार से आपका मान निकल गया, कुछ नहीं करना है। और नहीं तो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका आपको बता दिया जाए, समझ लीजिए। दूसरा तरीका आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल बात है कि आप 19 का स्क्वायर निकालिएगा 361, 19 का स्क्वायर 361, दोनों को जोड़िएगा 722, 722 का फिर वर्गमूल निकालिएगा तो आएगा 2 गुना 19 गुना 19, फिर 2 19 में से 1 19 बाहर निकल जाएगा, 2 रह जाएगा रूट में। तो थोड़ा क्यों उतना दिमाग, अरे आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, आपको समझ में आना चाहिए, है कि नहीं है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। हम दोनों मेथड आपको बना के वहाँ पे दिखा दिए हैं, एक वो लॉन्ग वाला भी कि आई से आई में करेंगे 0 हो जाएगा, जे में जैसे करेंगे 0 को हो जाएगा, के में के से करेंगे 0 हो जाएगा, फिर आई का जे में करते हैं आई का, वो वाला भी बना के दिखा दिए हैं, आपको थ्योरी में बताए थे जैसे, एक बार प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा टफ, ठीक है, और 2 नंबर क्वेश्चन टफ है, लेकिन फिर भी मैं आपको उसको समझाने का प्रयास करता हूँ ईजी वे में, ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए इस अध्याय का प्रश्न अधिकांशतः ना, लेकिन एक काम करते हैं अभी ना, थोड़ा हम क्या करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव को डिस्कस कर देते हैं, उसको चूँकि टाइम नहीं है, वो समय लगेगा, समझने वाला प्रश्न है, उसको हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। एक बार मैं समझा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, और फिर हम लोग जो छोटा प्रश्न है उसको बना करके ख़त्म करके कल उसको देखेंगे। देखिए क्वेश्चन में ये लिखा है ना कि फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। देखिए आपको पहले एक चीज़ दिया गया, ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, और फिर कहता है ना कि आपको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालना होगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना होगा, और कहता है कि मान लीजिए एक वेक्टर है, इसको हम बोलेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये वाला, और एक वेक्टर है जिसको हम बोलेंगे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब कहता है कि इन दोनों जो वेक्टर हैं, इन दोनों के परपेंडिकुलर एक हमें यूनिट वेक्टर चाहिए, और आपको पता है कि 2 वेक्टर्स के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर कौन देता है, क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि आपने पढ़ा है क्रॉस प्रोडक्ट में जब 2 वेक्टर का हम लोग क्रॉस कराते हैं तो उन दोनों का क्रॉस कौन आता है, तीसरा एक वेक्टर आता है जो उन दोनों से 90 डिग्री के कोण पर, मतलब एक्स और वाई में क्रॉस कराने पर जेड आता है। आपको पता है ना, आई में एक जे से क्रॉस कराएंगे तो क्या आएगा, के आता है, यानी कि एक्स वाई और ये जेड है, एक्स और वाई में कराने पर जेड आता है, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ प्रश्न कह रहा है कि आपको सबसे पहले ए दे दिए हैं, बी दे दिए हैं, आप उसको जोड़ करके ए प्लस बी निकाल लीजिए, फिर घटा करके ए माइनस बी निकाल लीजिए, फिर दोनों का क्रॉस कराइए, और क्रॉस कराने पर ही इन दोनों का जो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है वो मिल पाएगा। और फिर कहता है कि उस परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर को आपको फाइंड करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए हमें सिंपल बात है, ये दोनों वेक्टर ज्ञात करना होगा, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होगा। और आप बताओ दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट में आपको फार्मूला क्या था, जैसे अगर हम पूछें आपसे ए क्रॉस बी का फार्मूला क्या था, तो आपको क्या क्या फार्मूला लिखा गया था, ए का मॉड बी का मॉड, समझना बड़े ध्यान से, ए का मॉड बी का मॉड साइन थीटा और एन कैप, यही था आपका यूनिट वेक्टर जो इन दोनों का परपेंडिकुलर था ना, याद है ना। अगर ये पॉजिटिव आता था ऊपर में, नेगेटिव आता नीचे में, अरे पेज खोलते हो ऊपर नीचे वाला बात, स्क्रू रूल याद भूल गए। चलिए तो ये निकालना है, इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब बताओ। ये अगर निकालना है तो हमें क्या करना होगा
कुछ नहीं, सिंपल दो काम करना पड़ेगा। सबसे पहला काम कि हमें यहाँ पे इसका फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, और फार्मूला कैसे आएगा समझिए। सबसे पहला काम करना होगा, हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा। जब हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो समझिए ध्यान से, जब हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो अपने आप यहाँ पे समझने वाली बात है। ये देखिए, जब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये हो जाएगा, चाहे ऐसे आप करिए ना, यहाँ से फार्मूला बनाइए, क्या बनाएंगे आप, ये हो जाएगा a क्रॉस b, और ये सब बटा में आ जाएगा। जब बटा में आएगा तो a का मॉड, b का मॉड, और ये साइन थीटा, और यहाँ से आपको मिल जाएगा n कैप, और यही आपको निकालना है। अब आप बताओ थीटा कहाँ से ले आओगे, कहाँ से खोजोगे थीटा, थीटा तो है नहीं। तब आपको मैंने बताया था कि अगर आपसे हम कहें कि इसका मैग्नीट्यूड, तो आपने कहा कि a का मॉड, b का मॉड, साइन थीटा और जान लीजिएगा, थ्योरी आपको समझाया गया है, आप कॉपी में दिखा दी है। जब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये तो स्केलर है, बाहर आ गया, ये भी स्केलर है, बाहर आ गया, ये भी स्केलर है, बाहर आ गया, और ये देखिए यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 हो जाएगा, तो ये खत्म हो गया। यानी ये मान क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है, दिख रहा है जी। यानी ये पूरा वैल्यू क्या है, तो इसका मैग्नीट्यूड है। यानी अब आप पूरी बात समझ गए। ये यूनिट वेक्टर का मान निकालना है तो ऊपर में क्रॉस प्रोडक्ट और नीचे में उस क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। बात पूरा समझ में आया। इस पूरे कहानी को ध्यानपूर्वक सुनिए, मैंने कहा ना ये समझने वाला प्रश्न है और इम्पोर्टेंट है। अगर आ जाएगा तो अधिकांश लोग गलती कर देंगे, पता ही नहीं चलेगा, थीटा दिया नहीं है, फंस जाएगा फिर तो थीटा कहाँ से निकाले, थीटा का मतलब नहीं है ये चीज इतना पता नहीं। देखो भाई तुमको पहले से सुनो, ये तो वेक्टर प्रोडक्ट है और इसका मान वेक्टर आता है, और वेक्टर में दो चीज होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। और ये देखो यहाँ मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन निकालना है तो मैग्नीट्यूड से भाग लगाएंगे, और ये देखो मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं हम लोग, एकदम सिंपल। इसके लिए क्या क्या करना होगा, पहला काम ये जो दो वेक्टर, अब ये देखो ये अलग अलग नहीं है, इन दोनों को साथ में कर दिया तो इसको मान लेते थोड़ा सी वेक्टर और इसको मान लेते हैं वेक्टर। अब तुमको समझ में आ जाएगा, दो वेक्टर झगड़ा कर रहे थे, ए प्लस बी यहाँ अलग अलग तो नहीं है भाई। मैं देखो ए की जगह पे ए प्लस बी होगा और बी की जगह पे ए माइनस। अगर किसी को परेशानी हो तो हम इसको सी मान लेंगे और इसको भी मान लेंगे, फिर लिख देंगे दोनों का क्रॉस, यानी सी और डी का क्रॉस कराओ और फिर दोनों जो क्रॉस निकल जाएगा तो उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, भाग लगा दो। अब एक बार बताओ मुझे, थीटा का मान तो मालूम नहीं है, ये मालूम नहीं है कि हमें ए से बी की तरफ जाना है कि बी से ए की तरफ आना है। इस कंडीशन में आपको पता है कि तब तो ये अगर इधर से जाएगा तो ऊपर वाला आएगा, अगर ये जाएगा क्लॉक वाइज तो नीचे वाला आएगा, यानी कि प्लस वाला भी हो सकता है, माइनस वाला भी हो सकता है, पता नहीं है, कंफर्म नहीं है। तो इसलिए हमें जो आंसर लिखना यूनिट वेक्टर के लिए दोनों में लिखना होगा, प्लस में भी माइनस में भी। अब आप ये फॉर्मूला को रट जाइए, रटना है, समझने के साथ कि वास्तव में प्रश्न ये कह रहा है कि अगर दो वेक्टर दिए गए हैं उनका परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो आपको सीधा सीधी उन दोनों का क्रॉस और ये बताना उन दोनों का मैग्नीट्यूड से भाग लगा देना है। और यूनिट वेक्टर प्लस में भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, ऊपर भी नीचे भी, तो इसलिए हम लोग प्लस में साइन लगा देंगे। यही पूरी कहानी है। अब आप देखेंगे जब बनाया हुआ तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। फिर भी आपको समझ में आ गया तो बना देंगे, मैं इसके बारे में पहले फिर डिस्कस कर दूंगा और डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, तो हो ही गया काम। अब आपको क्या करना है, पूरा बात समझ में आ गया। पहले आप दोनों वेक्टर को जोड़िएगा, यहाँ दो वेक्टर हटाइएगा, दो वेक्टर आएगा, इसको आप सी मान लीजिएगा, इसको बी मान लीजिएगा और फिर दोनों का क्रॉस कराइएगा। क्रॉस वाला आपको बताया अभी डिटरमिनेंट मेथड, और जब क्रॉस करा लीजिएगा तो क्रॉस कराने के बाद उसका मैग्नीट्यूड निकालिएगा और वेक्टर को ऊपर लिख दीजिएगा, मैग्नीट्यूड को नीचे लिख दीजिएगा, भाग लगा दीजिएगा। कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे तो कल नेक्स्ट डे हम लोग फिर इसको देख लेंगे, ठीक है। आज की सुनो हमको लग रहा है समाप्त करना पड़ेगा यहीं पे, हम लोग फिर कल मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग कल इसको समाप्त कर देंगे और परसों मिसलेनियस होगा, देखिए, और उसके बाद कल से स्टार्ट होगा। तो कहीं भी घबराने की बात नहीं है, प्रेशराइज नहीं होना है। और फिर जब ट्रेन चालू होगा तो हम लोग देखेंगे, ट्रेन चालू होगा तो कोशिश करेंगे। देखो 4 अक्टूबर तक मेरा एग्जाम है, तब तक मैं आराम नहीं आ सकता। 4 अक्टूबर के बाद मैं कोशिश करूंगा कि अगर बच जाएगा तो हम आ रहा आके, देखो ऐसे 7 दिन पाएगा, वहां आने से तो वैसे 10 संडे हो पाएगा, तो कोशिश करेंगे दोनों चीज लागू कर दे,
ठीक है, जैसा होगा फ्लैश ऑन। हाँ, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर कल 10.4 का 2 डिस्कस किए थे, और पता है कि क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप समझ जाएंगे तो बहुत इजी है। फिर से मैं उसको एक बार डिस्कस कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में परेशानी नहीं हो। क्वेश्चन में ये आपको कह रहा था कि आपके पास 2 वेक्टर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है ना, ये वाला। एक वेक्टर ए वेक्टर दिया गया है 3i, ठीक है। 1 मिनट। अच्छा, नीलेश का ज्वाइन नहीं हो रहा है। अच्छा भाई, 1 मिनट। अब हो रहा है, देखो तो ज्वाइन। हम लोग ये देख रहे थे, आपको 2 वेक्टर दिए गए हैं और कह रहा है कि आपको क्या करना है, 2 चीज़ें इसमें आपको समझना है। फिर से मैं उसी क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। आपको a प्लस बी वेक्टर एंड a माइनस बी वेक्टर, ठीक है। चलिए आगे। इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो मैंने कल ही कहा आपको करना क्या क्या है। देखिए, जैसे अगर किसी बच्चे को जोड़ नहीं आता है तो जोड़ सिखा दिया जाता है, फिर अलग अलग अंक दे करके उसको प्रैक्टिस कराया जाता है। तो वैसे ही मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया कि इस प्रश्न में करना क्या है, और अब आप उसको क्या कीजिए कि यूटिलाइज़ कीजिए। क्वेश्चन को जैसे जैसे बता रहा है, जैसे जैसे कह रहा है, वैसे वैसे उस पर वर्क करेंगे। मैंने आपको कल ही बता दिया कि अगर 2 वेक्टर दिए गए हों कभी भी और उन दोनों का एक परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना हो, तो परपेंडिकुलर 2 चीज़ें होती हैं। जैसे देखिए, अगर मैं इन दोनों कलम को लेकर के बात करूं आपसे, तो ये दोनों अगर कोई वेक्टर हैं तो इसके परपेंडिकुलर एक ऊपर की तरफ भी होगा और एक इसके नीचे की तरफ भी होगा, क्योंकि यहाँ ऐसे अगर हम करते हैं तो ऊपर भी 90 बनता है और नीचे भी 90 बनता है। इसका मतलब दोनों कंडीशन में परपेंडिकुलरिटी को फॉलो करता है, इसलिए इसका यूनिट वेक्टर दोनों हो जाएगा। अब ऊपर की तरफ होगा तो हम उसको प्लस बोलेंगे यूनिट वेक्टर, और अगर नीचे की तरफ होगा, डायरेक्शन चेंज करेगा, तो माइनस एन वेक्टर बोलेंगे, एन कैप बोलेंगे यूनिट वेक्टर के लिए। अब रहा बात, ये वेक्टर है कौन, तो ये है आपका a प्लस बी, ये है आपका a प्लस बी, और ये कौन है आपका a माइनस बी। इन दोनों के परपेंडिकुलर आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। क्रॉस प्रोडक्ट में आपको स्पष्ट दिखाया गया था उसका फिगर। तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले 2 वेक्टर का अगर परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना हो तो सबसे पहले मैंने कल बताया आपको कि आप उन दोनों का क्रॉस कराइए, और क्रॉस जब करा देंगे तो आपको उसमें n वेक्टर का वैल्यू जो है निकल जाएगा। और क्रॉस कराते वक्त मैंने कहा कि आप सबसे पहला जो काम है आपको वो ये है कि आप a प्लस बी निकालिए, दोनों को ऐड कीजिए। 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4i, 2 और 2 4j, और 2 और माइनस 2 ख़त्म हो गया क्योंकि 0 हो जाएगा। फिर आप निकालिए a माइनस बी। जब आप a माइनस बी निकालिएगा तो a में से b को माइनस कीजिएगा, 3 में से 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 2i। ये देखिए, 2 में से 2 घट ही जाएगा तो 0 बचेगा। फिर 2 में से माइनस 2 आप जब घटाइएगा तो 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 और माइनस ऐसे देखिए ना, 2 माइनस माइनस 2 तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 इक्वल टू 4 हो जाएगा, 4k। ठीक है, आपने दोनों वेक्टर निकाल लिया। अब दोनों का क्रॉस निकालिए, सबसे पहला काम आपका है आप। और एक बात और, यहीं पे ना अगर आपको ये परेशानी हो तो आप इसको लिख सकते हैं। इसको क्या लिख देंगे, सी वेक्टर, और इसको क्या लिख देंगे, डी वेक्टर, और यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे एज्यूम मतलब मान लिया गया है या सपोज डैट, ठीक है, एज्यूम्ड कर लिया गया है, मान लिया गया है कि अब बार बार हम a प्लस बी नहीं लिखेंगे, a माइनस बी नहीं लिखेंगे, केवल c और d लिख देंगे। ठीक है, चलिए, तो मैंने कहा कि सबसे पहले उन दोनों वेक्टर का क्या निकालिए, क्रॉस निकालिए। क्रॉस आपको निकालने आता है i j k, ठीक है, और उसके बाद नीचे में इसका जो कंपोनेंट दिए गए हैं, जैसे इसका कंपोनेंट क्या है, i का 4 है, j का भी 4 है, k का तो है ही नहीं, तो उसको हम क्या लिखेंगे, 0। यहाँ देखिए i का है 2,
जे का तो है नहीं 0, के का है 4। अब आप इसका क्या निकालेंगे, अब आप इसका निकालेंगे डिटर्मिनेंट वैल्यू। डिटर्मिनेंट मैंने बताया कैसे निकालना है आपको। आई लीजिएगा तो ये वाला कॉलम ये वाला रो कैंसिल आउट, 4 0 0 4 आपको निकालने आता है, फिर भी मैं बता रहा हूँ। फिर आप जे लीजिएगा तो पता है ना प्लस माइनस प्लस, तो ये प्लस ये माइनस हो जाएगा। जब हम जे लेंगे तो ये कॉलम ये रो कैंसिल आउट, 4 2 0 4 4 2 0 4, फिर प्लस अगर हम के लें तो ये वाला कॉलम ये वाला रो कैंसिल आउट, 4 4 2 0 4 4 2 0। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करेंगे। चलिए जी आगे देखते हैं ये कितना हो जाए। आई 4 में 4 से कीजिएगा 16 माइनस 0 माइनस जे, 4 में 4 से कीजिएगा 16 माइनस 0 प्लस के, ये हो जाएगा 0, ये 4 दूनी 8 आ रहा है ना, देखिए तो ये हो जाएगा 16 आई, ये हो जाएगा 16 जे, ये हो जाएगा 8 के। ठीक है, तो ये आपका निकल गया। ठीक है, एक मिनट ठहरिएगा तो ठीक है। हाँ चलिए, तो हम लोगों ने क्रॉस निकाल लिया। अब मैंने आपको कल एक बहुत सारा चीज़ समझाया था, उसमें से एक बातें मैंने ये भी कही थी, थोड़ा मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, चूँकि हम लोगों का रिजल्ट यहाँ पे दिया हुआ है। हमने कल कहा था आपको कि आप एक काम कीजिएगा, आपको अगर किसी में क्रॉस प्रोडक्ट की सहायता से अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो मैंने आपको एक बात बताई थी कल, थोड़ा समझ लिया जाए। मैंने कहा था आपको कि देखो भैया इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जब ये काम कर लिए ना तो ये फार्मूला समझ लो। अगर दो वेक्टर हो क्रॉस निकालना है तो सी का मॉड डी का मॉड और फिर साइन थीटा और एन कैप। ठीक है, और जब ये बात है और आपको यही निकालना है तो आप इन सबको बटा में कीजिएगा, और जब बटा में कीजिएगा तो सी क्रॉस डी, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सब बटा में आएगा। तो सी का मॉड डी का मॉड साइन थीटा इक्वल टू एन कैप। ठीक है, अब देखो ये कहाँ से आएगा, क्योंकि मैंने कल ही कहा था थीटा तो आपको दिया नहीं गया है, तो आप उस कंडीशन में क्या करेंगे, मैंने कहा कि ये देखो ये जो दिख रहा है ये कुछ और नहीं बल्कि उस क्रॉस प्रोडक्ट का ही क्या है, मैग्नीट्यूड है। यहाँ से यहाँ तक मैग्नीट्यूड होता है और ये डायरेक्शन होता है, क्योंकि किसी भी वेक्टर प्रोडक्ट में वेक्टर आता है और वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। तो हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले ये जो इतना पार्ट है जो यहाँ दिख रहा है वो मैग्नीट्यूड है। किसका मैग्नीट्यूड है, तो आप समझ गए, वो मैग्नीट्यूड है इसका क्रॉस प्रोडक्ट का, सी और डी। तो यानी ऊपर में क्रॉस करवाएंगे, करवा ही लिए हैं, आपको रख देना है वहाँ पे, और नीचे में इसको कंप्लीट करते हैं। और नीचे में क्या करेंगे, ये है उसका मैग्नीट्यूड, इसलिए हम लिखेंगे सी क्रॉस डी का मैग्नीट्यूड। एक बात और आप ध्यान रखेंगे, मैंने कहा था कल यहाँ प्लस माइनस दोनों साइन होगा, क्योंकि अभी अभी आपने फिगर देखा और फिगर में आपने समझने का प्रयास किया कि अगर दो वेक्टर है तो उसका क्रॉस जो है किस एंगल की तरफ हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज। ये थीटा दिया रहता तो पता हो जाता हम लोगों को, थीटा अगर प्लस में है तो मतलब एंटी क्लॉकवाइज होता, पॉजिटिव वैल्यू आता। थीटा अगर जो है कि नहीं क्लॉकवाइज होता घड़ी की दिशा में तो वो जो है कि नेगेटिव मान देता। इस प्रकार से हम लोग डिसाइड कर लेते, लेकिन पता नहीं है तो इस कंडीशन में हमें दोनों ही मानकर चलना होगा कि ये हो सकता है कि क्लॉकवाइज होगा तो नीचे की तरफ, एंटी क्लॉक होगा तो ऊपर की तरफ, ऊपर होता है तो प्लस देता है, नीचे होता है तो माइनस देता है। इसलिए हम लोग खुद से ही यहाँ प्लस माइनस दोनों एडजस्ट कर देंगे। बात समझ आ रही है। तो ये सारी घटनाएं मैंने कल समझाई थी और आपने आज देखा भी। अब आप बताओ, यहाँ क्रॉस तो आपको दिया ही गया है, मैग्नीट्यूड निकालना भी तुम जानते हो, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे। इसका मैग्नीट्यूड मैं ही दिखा देता हूँ थोड़ा सा, केवल आपको वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन करना होगा। आप क्या करोगे, सीधे इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे
तो हो जाएगा 16 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256, फिर 16 का स्क्वायर 256, ठीक है, और फिर 8 का स्क्वायर 64। और जब इन सब को हम जोड़ेंगे 256 256 512 और 64 जोड़ेंगे तो हमको लग रहा है 576 होगा, ठीक है। और पता है ना रूट से दोनों वैल्यू आता है, प्लस माइनस दोनों में, तो प्लस माइनस दोनों में ले लेंगे, क्योंकि यहाँ प्लस है तो पहले से ही हम लोग ऐड कर चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम लोग। 576 का वर्गमूल क्या होता है 24। अब यहाँ पे इसका मान 24, ऊपर में ये रखिएगा और बस आप क्या कर दीजिएगा, कितना वैल्यू आ जाएगा जैसे हम उसको दिखाते हैं। अब इसको कंप्लीट करते हैं, कितना है 16 16 8 है, प्लस माइनस माइनस, और ये 24 आया हुआ है। हम लोग इसको मान को पुट करेंगे यहाँ पे। चलिए जी, तो हमारा हो गया था 16i माइनस 16j माइनस 8k और बटा में 24, और आगे रहेगा आपका प्लस माइनस दोनों, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अलग करेंगे तो हम इसको लिखेंगे 16 बटा में 24i 16 बटा में 24j और 8 बटा में 24k, ठीक है। फिर आप इसको डिवाइड कर दीजिएगा जिससे भी कटे, 8 दूने 16 8 तरीके 24, 8 दूने 16 8 तरीके 24, 8 तरीके 24, तो ये हो जाएगा आपका 2 बटा में 3i और ये हो जाएगा 2 बटा में 3j और ये हो जाएगा 1 बटा में 3k। अब एक बात और आप ध्यान दीजिएगा, ये जो मान आया है प्लस माइनस दोनों में आया, मतलब दो वेक्टर्स यहाँ पर निकल सकते हैं। एक निकलेगा आपका प्लस साइन लेंगे तो क्या लिखेंगे 2 बटा में 3i प्लस माइनस माइनस 2 बटा में 3j और प्लस माइनस माइनस 1 बटा में 3k। या तो ये होगा उसका यूनिट वेक्टर, या अगर हम लोग माइनस साइन वाला लेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस तो अंदर का सारा चिन्ह चेंज कर जाएगा ना, ये प्लस में है तो हो जाएगा -2/3i, ये हो जाएगा +2/3j और ये भी हो जाएगा 1/3k। इस प्रकार से हम लोग उसका यूनिट वेक्टर निकाल देंगे जो दिए गए दोनों वेक्टरों का परपेंडिकुलर हो। समझ गए? कल मैंने आपको समझाया था, आज फिर से एक बार मैंने समझा दिया ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, कहीं कोई परेशानी नहीं हो। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। और चलिए थोड़ा सा रोक दीजिएगा, तो थोड़ा मैं रिफिल डाल लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। प्रश्न में लिखा हुआ है इफ़ अ यूनिट वेक्टर ए, एक कोई वेक्टर है, ठीक है, और ये कह रहा है कि मेक्स एंगल्स π/3 विथ i, π/4 विथ j एंड एन एक्यूट एंगल थीटा विथ k, देन फाइंड थीटा एंड हेंस द कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर्स। मतलब देखिए आपको कह रहा है ना, मान लिया जाए कि i मतलब x एक्सिस, j मतलब y एक्सिस और k मतलब z एक्सिस। आपको पता है x, y और z एक्सिस के यूनिट वेक्टर को ही i, j और k द्वारा डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे आपको ये भी पता है x अक्ष के साथ जो कोण बनता है वो अल्फ़ा, y अक्ष के साथ जो कोण बनता है वो बीटा, z अक्ष के साथ जो कोण बनता है वो गामा होता है। तो इस प्रकार से आपको दो कोण दिए गए हैं और तीसरा कोण कह रहा है कि आप ज्ञात कीजिए। यानी अगर मैं आपसे कहूँ, एक बात और लिखा हुआ है इफ़ अ यूनिट वेक्टर ए वेक्टर, ये कह रहा है कि एक यूनिट वेक्टर है। अगर ये यूनिट वेक्टर है तो हम लोग लिख देंगे इसका मैग्नीट्यूड 1 है। अब इसके बाद आपको लिखा हुआ है कि यूनिट वेक्टर है और इसका आई के साथ जो कोण बन रहा है हम उसको अल्फ़ा मान ले रहे हैं, वो आपको दिया गया है π/3। जो जेड के वाई के साथ जो कोण बन रहा है मतलब बीटा जो बन रहा है वो है आपका π/4, और जो जेड के साथ जो कोण बन रहा है जिसको हम गामा बोलते हैं वो मालूम नहीं है, उसको हम थीटा मान लेते हैं, ठीक है। वो हम लोग लेट कर लिए, मान लिए। और ये कैसा एंगल है, ये भी एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल मतलब होता है न्यून कोण। देखिए ये 60 डिग्री न्यून कोण ही है, 45 डिग्री न्यून कोण ही है, ये भी न्यून कोण ही है। प्रश्न में ऐसा कह रहा है, तो कहता है कि आप क्या कीजिए, थीटा फाइंड कीजिए एक नंबर में, और दूसरा कह रहा है कि इस वेक्टर का कंपोनेंट्स भी फाइंड कीजिए। तो सबसे पहले कंपोनेंट्स फाइंड करें तो हमको मानना होगा ना कि इसका कुछ ना कुछ कंपोनेंट फॉर्म होगा। तो अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पे, तो हम लोग एज्यूम कर सकते हैं, सपोज कर सकते हैं, सपोज दैट क्या मान लेंगे, ऐसा मान लेंगे कि ये जो वेक्टर दिया गया है वो कंपोनेंट फॉर्म में दिया गया है। तो ऐसे लिखा जाएगा xi, yj और zk, ठीक है। यहाँ तक परेशानी नहीं है।
आपको ये कह रहा है कंपोनेंट्स भी ज्ञात कीजिए, एक्स वाई जेड भी ज्ञात कीजिए और थीटा भी फाइंड कीजिए। देखिए एक बात मैं आपको स्पष्ट कह देता हूँ, मैंने कहा था कि अगर कोई यूनिट वेक्टर दिया हो, ठीक है, तो उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, या थोड़ा सा कीजिएगा, आपको थ्योरी में समझाया गया है। जब अगर यूनिट वेक्टर दिया हो तो हम क्या लिखेंगे, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा और कॉस गामा। अब आप कहेंगे कि सर ये कैसे हो गया, एक तो आपको थ्योरी में पढ़ाया गया है, फिर भी आप इसको समझ लीजिए। देखिए आपको पता है कि कॉस अल्फ़ा क्या होता है, एक्स बटा में आर होता है, कॉस बीटा क्या होता है, वाई बटा में आर होता है, आर मतलब मैग्नीट्यूड उसका, अच्छा आ जाइए। और जो कॉस गामा है वो होता है आपका जेड बटा में आर। आप समझ रहे हैं, हम इसको एल बोलते थे, एम बोलते थे, एन बोलते थे। और आप अभी बताइए ये आर क्या है, आर मतलब वेक्टर का मॉड, उसी को हम देखो आर किसको बोलते हैं, दिए गए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को ही आर बोलते हैं। क्या हुआ, आ गए ना, हाँ चलिए ठीक है। देखिए ध्यान से देखिए, बहुत कंसेप्चुअल प्रश्न है, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं कि मैग्नीट्यूड जो होता है वेक्टर का उसी को हम आर बोल देते हैं, तो यहाँ आर लिखा गया मतलब मैग्नीट्यूड। अब आप बताओ मैग्नीट्यूड कितना दिया है, यूनिट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, और यदि मैग्नीट्यूड 1 रखोगे तो बटा में 1 रखे या ना रखे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं ना, इसका मान तो 1 दिया है, तो हम 1 लिखेंगे या ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 1 लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 1 लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस कारण से यूनिट वेक्टर के केस में हम एक्स लिखे या कॉस अल्फ़ा लिखे बातें की हैं, वाई लिखें या कॉस बीटा लिखे बातें की हैं, जेड लिखें या कॉस गामा लिखे बातें की हैं, ठीक है, कॉस गामा लिखे बातें की हैं। तो ये बातें आपको यूनिट वेक्टर में बताया गया था कि अगर यूनिट वेक्टर दिया गया तो उसको हम इस प्रकार से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। अब आप सोचो कॉस अल्फ़ा मतलब डायरेक्ट अल्फ़ा का मान दिया है, रख दोगे तो एक्स निकल जाएगा, है ना, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे। नहीं तो अगर आपको ज़्यादा परेशानी हो तो भी घबराने की तनिक ज़रूरत नहीं है, आप एकदम बेसिक तरीक़ा से चलें, ठीक है। बेसिक तरीका क्या है आपका, बेसिक तरीका ये है, आप लिखेंगे कॉस अल्फ़ा, है ना, और कॉस अल्फ़ा आप लिखेंगे तो लिखेंगे एक्स बटा में ए का मॉड, है ना, एक्स का वैल्यू आपको मालूम नहीं है छोड़ देंगे, ए का मॉड मालूम है 1, अल्फ़ा का वैल्यू दिया है π/3, तो कॉस π/3। अब आपको मान याद होना चाहिए, कॉस देखिए बात वही आ गया ना, कॉस π/3 मतलब कॉस 60, और कॉस 60 का मान हमको लगता है 1/2 होता है ना, तो x = 1/2, एक्स का मान आ गया। फिर क्या करेंगे, कॉस बीटा लेंगे, फिर वही बात y बटा में a का मॉड, कॉस बीटा का मान π/4 है, y इसका मैग्नीट्यूड 1 दिया है, कॉस π/4 मतलब 45 डिग्री, कॉस 45 का मान 1/√2 = y, इसलिए y निकल गया 1/√2। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। फिर इसी प्रकार से हम लोग z लेंगे, z तो मालूम नहीं है, वहाँ पे तो गामा का वैल्यू थीटा ही है, तो कैसे निकलेगा। फिर भी यदि चाहें तो हम उसको सिर्फ दिखा सकते हैं, क्या दिखाएंगे कि भाई देख लो, अगर हम कहें कॉस गामा z बटा में a का मॉड, z बटा में 1, गामा को हम लोग थीटा मान लिए हैं, तो कॉस थीटा = z। ये मेरा इस प्रकार से एक्स वाई जेड का वैल्यू निकल गया। चलिए एक्स वाई जेड का मान निकला है, अभी हमें थीटा निकालना बाकी है। जब थीटा निकल जाएगा तो कहता है कि इसका स्केलर कंपोनेंट डिफाइन कीजिए, तो एक्स निकल ही गया है, वाई निकल, केवल जेड यहाँ पर थीटा का मान जो आएगा वो रख देंगे तो जेड निकल जाएगा, तो स्केलर कंपोनेंट भी हो जाएगा। एक ही में दोनों प्रश्न का जवाब है। अब बात ये है कि आखिर ये थीटा आए कहाँ से, इसीलिए आपको ये दिया गया है कि मैग्नीट्यूड 1 है। अब आप इसको याद रखेंगे थोड़ा, मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है। चलिए मैं उसको एक जगह लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। जैसे क्या क्या आया था आपका वैल्यू आया था x = आया था 1/2, y = भी हो गया था 1/2, और z = था cos थीटा, ठीक है। यहाँ तक आपने समझ लिया। चलिए जी, अब हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कि नाउ ए जब दिया है और उसका मैग्नीट्यूड हमको निकाल लीजिए, चूँकि मैग्नीट्यूड का मान दिया है ना। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, x² y² z²।
और मैग्नीट्यूड का वैल्यू आपको दिया गया है 1, तो फिर किस बात की परेशानी है आपको? आप तो इजी वे में कैलकुलेट कर सकते हैं। x का मान 1/2 पुट कर दीजिए तो उसका स्क्वायर कितना होगा 1/4। y का मान 1/2, इसका भी स्क्वायर कीजिएगा तो 1/4। z का मान है cos थीटा, मालूम नहीं है छोड़ देंगे, स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अब इसको आप कैसे सॉल्व कीजिएगा आपके ऊपर है, क्योंकि ये इक्वेशन है, इक्वेशन सॉल्व करना आपको आता है। अगर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये रूट स्क्वायर बन जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, है ना। ये रूट स्क्वायर नहीं बन जाएगा, देख लो ना भाई। और ये कितना हो जाएगा 1/4 या तो ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 1 + 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 का स्क्वायर 1। नहीं फ्लैश ऑन रहेगा ना तो थोड़ा सा क्लियर फोटो आएगा। चार्ज नहीं है, हाँ अभी साफ नहीं दिख रहा उसमें तब। अच्छा आज चेक कर लेंगे, देखते हैं। हाँ जी चलिए, तो 2/4 हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। अब आप समझो ये प्लस वाला कहाँ जाएगा माइनस में, बस अरे इजी कैलकुलेट करना है भाई आपको। आप लिखेंगे 1 - 2/4, इतना बच्चे नहीं है, आप 12th क्लास में है तो इतना कैलकुलेशन कर लेंगे। 4 1 = 4 में से 2 गया 2/4, है ना। cos स्क्वायर थीटा ये कट जाएगा तो 2, फिर आप इधर देखिए कट जाएगा ना 2/4। हाँ तो आप समझ रहे होंगे थीटा क्या आने वाला है। ये हो जाएगा आपका 1/2 यानी cos स्क्वायर थीटा हो गया 1/2, तो cos थीटा क्या होगा √1/2। आप ये भी समझ रहे हैं कि cos थीटा 1 का तो रूट निकल जाएगा, 2 का नहीं निकलेगा। और cos कितना का मान है जी cos 45 का, तो cos थीटा = cos π/4 यानी थीटा = π/4। ठीक है, इसको भी इक्वेशन मान लेना और इसको भी इक्वेशन मान लो। देखो थीटा का मान तो तुम्हारा आ गया, एक काम तो कैलकुलेट हो गया। अब रहा बात कंपोनेंट वाला, तो देख लो थीटा का मान भी आ गया तुम्हारा कितना π/4, एक आंसर हो गया यहाँ पे। और दूसरा आपको कह रहा था कि स्केलर कंपोनेंट क्या कीजिए फाइंड कीजिए। तो स्केलर कंपोनेंट फाइंड करने का मतलब कि भैया x y z ज्ञात कीजिए, यही ना स्केलर कंपोनेंट है जी, x y और z। तो x दिया ही था, y दिया ही था, z देख लो, z cos थीटा है, cos थीटा का मान कितना आया है 1/√2, बस डायरेक्ट रख दो। तो ये हो गया आपका स्केलर कंपोनेंट और ये हो गया आपका एंगल। समझ रहे हैं, क्वेश्चन बहुत भारी नहीं है भाई, सिर्फ आपको समझना है। अगर आप समझ लेंगे तो बहुत आराम से 10 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। कहीं कोई परेशानी? y का मान गलत है, y का मान कितना आया था 1/2 ही आया था ना, 1/√2 आया था, सॉरी 1/√2 आया था। देख लीजिएगा तो एक बार चेक कर लीजिए, तो मैं देख लेता हूँ। अच्छा cos 45 था ना, तो cos 45 तो होगा ही ना 1/√2, और ये भी 45 तो 1/√2 ही होगा। ठीक है, अच्छा गड़बड़ हो गया है, थोड़ा सा गड़बड़ ये हो गया। तब अगर हम लोग वो डिलीट किए तो देखे नहीं ना ध्यान से, y का मान 1/2, x का मान y का मान 1/√2 था। जब y का मान 1/√2 रखेंगे 2, तो क्या हो जाएगा उसका स्क्वायर 1/2 होगा। और जब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, थोड़ा सा सुधार लीजिए, 4 और 2 का एलसीएम 4 हो जाएगा ना। ये हो जाएगा 1 + 2, ये हो जाएगा 3/4। ठीक है, जब इधर आएगा तो 3/4, ये हो जाएगा आपका कितना 1/4। वो हम लोग मिस्टेक यहाँ लिख दिए थे ना शुरुआत में ही, 1/2 लिख दिए थे, इस कारण से थोड़ा सा नहीं मिल रहा था, सुधार लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। वो तो अब कैलकुलेशन हम लोग मिटकाए थे ना, तो वो देख नहीं पाएंगे लिखा क्या था, लिखते वक्त थोड़ा गलती हो गई। ऐसे याद रखिए cos 45 तो 1/2 होता है। चलिए कोई बात नहीं है, आगे देख लीजिए 1/4, यहाँ 1/4 हो जाएगा। जब रूट निकलेगा तो कितना लिखेंगे 1/4 का रूट, तब तो 1/2 हो जाएगा। cos कितना का मान 1/2 होता है जी, तो cos 60 का मान 1/2 होता है, cos π/3 हो जाएगा। ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो हो गया π/3 और यहाँ हो जाएगा 1/2। देख लीजिए, कोई दिक्कत, वो तो माइनर मिस्टेक था, आप उसको जब पिन मिस्टेक कहेंगे उसको, इसलिए कि वो डिलीट कर दिए तो पता नहीं चला था कि क्या था मान में। आप पूरी कहानी समझ गए, कुछ नहीं करना है आपको, उसको थीटा मानना है जो नहीं दिया है। उसके बाद मैग्नीट्यूड आपको दिया गया है, उसकी सहायता से थीटा फाइंड कर लीजिए, तो एक काम हो जाएगा, थीटा निकल जाएगा। और फिर थीटा का मान यहाँ रख दीजिएगा तो आपका जेड भी निकल जाएगा, तो स्केलर कंपोनेंट भी निकल जाएगा। कौन
अभी कौन नहा लिया इतना सुबह? तबीयत ठीक है उनका? अच्छा ठीक है जी, तो हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। अच्छा एक बात और, यहाँ पे कोई लोग प्रश्न कर सकता है कि सर रूट से तो दोनों मान निकलेगा ना, प्लस माइनस दोनों में, तो याद रखिएगा प्लस माइनस दोनों में निकलेगा, लेकिन यहाँ थीटा के बारे में क्या बोला था? एक्यूट एंगल है, और एक्यूट एंगल का मतलब न्यून कोण होता है, और न्यून कोण 90 से छोटा होता है, और आपने पढ़ा है कि 0 से 90 के बीच में साइन कॉस टैन कॉसेक से सब प्लस में होता है। ठीक है, चलिए इसलिए हम लोग पॉजिटिव वैल्यू ही लिखे हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बहुत इजी है। एक लाइन में कह रहा है सो डैट, आपको सिद्ध करना है, दिखाना है। आपको मैंने डॉट में भी दिखाया था कि अगर आई जे के दिया है तब तो भैया डॉट कराना आसान था, नहीं तो फिर क्रॉस कराते थे। तो क्रॉस में भी आई जे के रहेगा तब ना हम लोग डिटर्मिनेंट का यूज़ करेंगे। यहाँ आई जे के नहीं दिया, नॉर्मल दो वेक्टर दिए गए हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, इजी वे में, और उसको करेंगे उसका क्रॉस आपको प्रूफ करना है 2a क्रॉस b होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको LHS लेके चल रहे हैं और RHS हम लोग प्रूफ करेंगे, मतलब सिंपल क्रॉस कराना है। देखो आई जे के दिया नहीं है कि तुम इसका डिटर्मिनेंट मेथड से निकाल सकते हो, तो तुम क्या करोगे, जनरल गुना करोगे, a से a में करेंगे, a से b में करेंगे, फिर b से भी a में करेंगे, b से b में करेंगे, जैसे करते हो सिंपल गुना बहुपद का। a से a में करोगे तो क्या लिखोगे, a क्रॉस a, फिर a से b में करोगे तो क्या लिखोगे, प्लस 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 हो जाएगा, a क्रॉस b, देखना ध्यान से। फिर b से a में करोगे तो माइनस प्लस माइनस b क्रॉस a, माइनस प्लस माइनस फिर b क्रॉस b। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब यही समझने वाला है, जैसे उसमें भी आपको याद होगा जब डॉट आता था, याद है ना, इस प्रकार के प्रश्न में 2 चीज़ें आती थी। एक तो आता था a डॉट a, तो हम लोग क्या लिख देते उसको मॉड ऑफ a का होल स्क्वायर, और एक आता था a क्रॉस b और b क्रॉस a, तो इसको हम लोग कहते थे कि ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है, तो हम a क्रॉस b और b क्रॉस a को लिख देते थे a क्रॉस b ही, और a को दो कर देते थे, याद है ना, ऐसे ही प्रश्न दिए गए थे। लेकिन यहाँ देखो, समझो थोड़ा, यहाँ पे a क्रॉस a का मतलब दोनों वेक्टर सेम, और जब दोनों वेक्टर सेम तो उनके बीच का एंगल क्या होगा, जब दोनों वेक्टर एक ही पर आ गया, a है और उसी पर a है, तो उनके बीच का एंगल होगा 0। और क्रॉस प्रोडक्ट में पता है कि सेल्फ का क्रॉस हमेशा 0 होता है, i क्रॉस i क्या होगा, याद है, 0। क्यों? क्योंकि दोनों वेक्टर सेम है। जब दोनों वेक्टर सेम हो तो उनके बीच का कोण बनेगा 0, और जब बीच का कोण 0 बनेगा तो साइन थीटा यूज़ किया जाता है क्रॉस वेक्टर में, तो साइन 0 का मान भी 0 होता है। इसलिए हमेशा याद रखेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट में जब सेम आएगा तो हम उसके जगह पे क्या पुट करेंगे, 0। तो ख़त्म। यहाँ भी देख रहे होंगे b क्रॉस b, ये भी 0, ये भी कैंसिल आउट। अब रहा इन दोनों की बात। अब आपको मैंने बताया है, अभी अभी आपने देखा था कि क्रॉस जब करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो अपवर्ड डायरेक्शन में आता है, ऊपर की तरफ आता है, पॉजिटिव वैल्यू आता है। वही जब क्लॉकवाइज करते हैं तो नीचे की तरफ आता है, नेगेटिव आता है, पेंच को कसते हैं, खोलते हैं। तो हो क्या रहा है, डायरेक्शन चेंज करने पर साइन चेंज कर जाता है, यानी ये एंटी कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। यानी अगर ये a प्लस बी है, a क्रॉस b को, और इसको अगर हम घुमाएंगे, मतलब इसको कम्यूटेटिव लॉ में चेंज करेंगे, तो ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब साइन चेंज कर जाएगा और ये उल्टा हो जाएगा, यानी a क्रॉस b होगा। मतलब इसका ये एंटी कम्यूटेटिव लॉ है ना, a क्रॉस b को जब आप घुमाइएगा, b क्रॉस a लिखिएगा तो माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना, आपको बताया गया ना कि क्रॉस प्रोडक्ट, लास्ट में समरी में भी बताया गया था, क्रॉस प्रोडक्ट एंटी कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। चाहे तो आप वहाँ पे जैसे हम नोट में लिख देते हैं ना ब्रैकेट में कि a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस हो जाएगा b क्रॉस a, इस प्रकार से हम लिख के भी रख देते हैं आपको कि ताकि परेशानी ना हो। चलिए 0 और 0 तो ख़त्म ही हो गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। a गो और a गो, देखिए ये जो है ना यही वो भी है, तो a गो a क्रॉस b और a गो क्रॉस b कितना हो जाएगा, 2 गो a क्रॉस b, और यही आपका शायद RHS था। तो बहुत इजी, बहुत आसान, बहुत छोटा प्रश्न था। ठीक है, ये भी प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5।
टिक मार लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर इसमें जितने सारे हैं ना सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिर भी ख़त्म होने के बाद हम एक बोल देंगे कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है। हमको लग रहा है कि 5 नंबर कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप VVI लिख लेंगे। और कल है 5 तारीख, तो हम मैसेज कर देंगे कि कल की सूचना क्या है। अच्छा, तुम लोग बात किए उन लोगों से तो वो लोग क्या बोले? कुछ कोई नहीं बोला, सब लोग मजबूर ही हैं, है ना? क्या जी? कोई एक आदमी बोले उधर से, सब लोग मजबूर है ना, पैसे को लेकर परेशानी हो रही है। शुभम, शिवम, शिवम थोड़ा बोलो। अच्छा शिवम, मेरी आवाज़ जा रही है तुम्हारे पास? शिवम, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आप इसको देखेंगे बहुत ध्यान से। सब लोग मन से पढ़ाई करें, ठीक है, खूब मेहनत करें। जितना एक्सरसाइज हो चुका है, मैं बार बार कह रहा हूँ, उसका क्वेश्चन आप NCERT का हर एक प्रश्न बनाने का प्रयास करें। उसका जो टारगेट होगा, अगर मार्केट में आ गया हो ऑब्जेक्टिव तो उसको ले लें, कोशिश करें, या क्वेश्चन बैंक आ गया हो तो उसको ले लें और ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करना। चूँकि 50 ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है 50% मार्क्स वहीं पे है। ऑब्जेक्टिव बना दिए तो सेकंड डिवीज़न हो गया, और थोड़ा बहुत अगर सब्जेक्टिव प्रश्न लिख दोगे तो फर्स्ट डिवीज़न मार्क्स आ जाएगा, और थोड़ा सा और मेहनत कर दोगे तो 80% आ जाएगा। तो ये सब कुछ तुम्हारे पे डिपेंड करता है, तुम्हें क्या करना है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ मैं कल फिर प्रयास करता हूँ आप लोगों से, ठीक है। कोशिश कीजिए आप लोग भी कि मेहनत करें, अपने पास ऑब्जेक्टिव का बुक रखें, और जो चैप्टर क्लियर हो चुका है उसका ऑब्जेक्टिव डील करें। उसमें से कोई नहीं बनता है तो आप भेज दीजिए टेलीग्राम पे, और तुरंत ये नहीं कि मैं भेज दूँगा, मैं जब खाली होऊंगा कभी कभी मैं देख लूँगा उसको तो ज़रूर भेज दूँगा, ठीक है। आपके क्लास का नहीं होगा तो भी मैं प्रयास करूँगा कि बना के भेज दूँ आपके क्लास के लायक हो करके, और अगर नहीं होगा तो मैं फिर बता दूँगा कुछ ना कुछ तो उपाय ज़रूर दे दूँगा, है कि नहीं है, ठीक है। चलिए, क्योंकि मैं भी अभी उतना टाइम नहीं दे पाता हूँ, फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ आपका कल्याण हो सके। और ऐसा थोड़ी ना नौकरी लग जाएगा तो कोई मेरे पास नहीं आएगा जी कि सर आप इतना हेल्प किए थे, आप हम लोगों के लिए मेहनत किए थे, हम लोगों की बात माने थे, लीजिए पहले महीने का तनख्वाह आप ही रख लीजिए। ऐसा नहीं होगा, और मुझे चाहिए भी नहीं, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको लिखा हुआ है, बहुत आराम समझिए। फाइंड लेमडा एंड म्यू इफ़ 2i, देखिए आपको 2 चीज़ दिए, बहुत ये भी देखिए अच्छा प्रश्न है। 2i + 6j + 27k, चालू है ना, क्रॉस i + लेमडा j + म्यू k = 0 वेक्टर। देखो भाई, ये जो दिया गया है ना, 2 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट आपको दे दिया है कि 0 है, ठीक है। और आपको वहाँ से 2 चीज़ निकालना है, एक लेमडा और एक म्यू का वैल्यू फाइंड करना है। अब आप समझ रहे होंगे, क्रॉस प्रोडक्ट तो आपने सीखा ही है डिटर्मिनेंट का, चूँकि IJK दिखा तो डिटर्मिनेंट यूज़ करिए और उसको सॉल्व करके अपना इक्वेशन बना लीजिए। तो मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ, हेलो, परेशान नहीं, नॉर्मल। चलिए तो हम लोग देखते हैं, क्रॉस कराएंगे क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्रॉस कैसे करते हैं, IJK, ठीक है। I का क्या क्या दिया है, 2, 6, 27, फिर ये कितना दिया है, 1 लेमडा म्यू, ओके। चलिए, और ये देखिए ये आपको 0 वेक्टर है, कोई बात नहीं है, आप पहले इसका मान कैलकुलेट कीजिए। अब देखिए थोड़ा हम लोग अगर डायरेक्ट करना चाहें तो क्या लिखेंगे, क्या मैं डायरेक्ट कर दूं, I लेंगे तो ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये चारों में करना होगा, तिरछा से गुना कर देंगे, नहीं तो भाई तुमको परेशानी होगी। अगर डिटरमिनेंट पढ़ ली हो, परेशानी होने की जगह नहीं है फिर भी, ठीक है। चलो मैं लिख देता हूँ एक लाइन, अगर J लेंगे तो ये वाला कैंसिल, 2, 1, 27 म्यू, फिर प्लस K लेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, 2, 6 लेमडा 1 = 0 वेक्टर। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे कितना हो जाएगा, 6 से म्यू में करेंगे 6 म्यू -27 लेमडा, है ना,
माइनस जे, ये हो जाएगा 2 म्यू माइनस 27 में 1 से करेंगे 27 प्लस के 2 लेमडा माइनस 6 इज इक्वल टू। अब देखो एक बात देखो, यहीं पे समझना है तुम्हें, थोड़ी सी अगर दिमाग लगा दोगे तो बन जाएगा। अब तुम सोचोगे अरे भाई यहाँ पे जीरो वेक्टर है, कैसे होगा, कैसे बनेगा, आई ये लेमडा का मान म्यू का मान कैसे निकलेगा। कुछ नहीं करना है, जीरो वेक्टर है ना, इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिख दो। यार है ना, देखो तो ये वाला इधर से दिख रहा है वहाँ से, तो हम इसको कंपोनेंट में क्या लिखेंगे, 0i 0j 0k, ठीक है। अब देखो जब ये लिख देंगे तो हम, आपको पता है ना जब आप इक्वेशन पढ़े होंगे, जब कोई भी काम नहीं हो पाता, ऐसा थोड़ा ना कि इसको इधर भेज देंगे हल कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। जब ऐसा हो जाए तो कहते हैं समान पदों की तुलना करने पर आई वाला का तुलना आई के बराबर होगा, जे वाला का जे के बराबर, के वाला का के बराबर। तो हम लोग लिख देंगे कि दोनों तरफ तुलना करने पर, ठीक है, या ऐसे लिख देंगे नाउ ऑन कंपेयरिंग द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, मतलब समान पदों की तुलना करने पर, इंग्लिश में जो भी आप कहिए उसको। चलिए तो लिख दिया गया नाउ ऑन कंपेयरिंग, कंपेयरिंग मतलब क्या होता है, तुलना करना। नाउ ऑन कंपेयरिंग द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, कॉरस्पॉन्डिंग मतलब क्या होता है, संगत, मतलब आई वाला का आई के साथ संगत, या कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स क्या, बस हो गया, दोनों का तुलना करने पर तो हो ही गया, वी गेट। अब आप देखो यहाँ से क्या लिखोगे, यानी आई वाला का आई से करेंगे, सब तो जीरो के बराबर ही हो जाएगा, है ना। तो क्या लिख देंगे, 6 म्यू माइनस 27 लेमडा इज इक्वल टू 0। फिर एक और क्या आएगा, ये देखिए बार माइनस का चिन्ह है, ध्यान रखिएगा, जे ना जैसे कैंसिल हो गया, माइनस को साइन तो रहेगा, तो -2 म्यू माइनस 27 इज इक्वल टू 0, है ना। और एक चीज़ और है आपका ये वाला, इसको क्या लिखेंगे, 2 लेमडा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो मुझे बताओ, तुम्हें लेमडा और म्यू चाहिए, देखो इसको सॉल्व करोगे तो म्यू निकल जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो लेमडा निकल जाएगा, फिर इसकी क्या ज़रूरत है, इसको सॉल्व करने से म्यू और लेमडा तो निकलेगा नहीं, क्योंकि दोनों ही इसमें उपस्थित है। इसको इधर करेंगे कुछ कटेगा नहीं, तो क्यों, हमको तीनों है, तीनों को सॉल्व करके निकालना है, हम कोई भी सॉल्व करके निकालें, मेरी मर्जी। हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका माइनस प्लस माइनस 2 म्यू माइनस माइनस प्लस 27 इज इक्वल टू 0, है ना। -2 म्यू उधर चला जाएगा, 27 बराबर 2 म्यू, 27 को 2 से डिवाइड कीजिएगा, 27 बटा में 2 लिखिएगा या 13.5 लिखिएगा, जो लिखना है लिख लीजिए। आपका म्यू का मान आ गया। म्यू कैसे लिखते हैं पता है, यू लिख करके और ये पाई थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। चलिए जी, और फिर यहाँ इसको सॉल्व कर देंगे अगर, तो लेमडा निकल जाएगा, ये तो बहुत ईजी है, 2 लेमडा इज इक्वल टू 6, फिर लेमडा इज इक्वल टू 3, है ना। तो नहीं बन गया जी, लास्ट में हेंस कर देंगे, लिख गया, बन गया, कहाँ भारी था। अब आपको क्रॉस कराना मालूम ही नहीं है, आप पढ़े हुए हैं फिर यहाँ से ये चीज़ जो आपको सिखाया गया कि जब दो इक्वेशन सॉल्व नहीं होते हैं तो समान पदों की तुलना की जाती है, और वहाँ पे हम लोग तुलना करके भी आई जे और के का तुलना करेंगे, आई जे के से, तो अपने आप ये वाला कॉरस्पॉन्डिंग वाला 0 के बराबर होगा, फिर हम निकाल सकते हैं, ठीक है। कहीं कोई परेशानी आपको नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जी, कौन चला गया, नीलेश चले गए, कुछ परेशानी हो गई क्या उनको। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन पिछले अध्याय में भी आया था, इस अध्याय में भी आया है, सेम प्रोसेस है लगभग, केवल ना वो डॉट है, यहाँ क्रॉस है। क्या अंतर है देखिए, थोड़ा समझिए। यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न में आपको दिया गया है कि भाई देखो A डॉट B इज इक्वल टू 0 और A क्रॉस B इज इक्वल टू 0 वेक्टर, पता है ये तो पहले से जानकारी है आपको कि डॉट प्रोडक्ट होता है स्केलर और क्रॉस प्रोडक्ट होता है वेक्टर, दो चीज़ें आपको पहले से मालूम है। अब कहता है व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द वेक्टर्स ए एंड बी। फिर यहाँ पे कह रहा है, जैसे वहाँ पे भी दिया था ना कि 2 वेक्टर दिए गए थे ए और बी, तो वहाँ पे कह रहा था कि ए में ए से कर रहे हैं तभी 0 आ रहा है, ए में बी से कर रहे हैं तभी 0 है, तो बी के बारे में आप क्या कहेंगे। तो मैंने कहा था कि जब ए ही 0 वेक्टर है तो बी का मान कुछ भी रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा,
इसी प्रकार से यहाँ पे प्रश्न दिया है कि अगर ए और बी का डॉट कराने पे 0 आ रहा है, ए और बी का क्रॉस कराने पर भी 0 आ रहा है, तो आप ए और बी के बारे में क्या कहेंगे। ठीक है, आपका मतलब एक प्रकार से निष्कर्ष क्या होगा। तो देखो, दो चीज़ें हैं, दोनों कंडीशन आपको थ्योरी में समझाया गया है, मैं एक एक डिस्कस कर रहा हूँ आपको। आप ये बताओ ए डॉट बी 0 कब कब होता है। दो कंडीशन आपके सामने था, एक तो ये था कि दोनों में से कोई ना कोई वेक्टर क्या होगा, 0 वेक्टर होगा, है ना, याद है ना। और नहीं तो दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि जब 90 होता है तो cos 90 का मान 0 हो जाता है। यानी ये लिखे या ऐसे लिख दे, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये 0 हो रहा है, इसका मतलब ये बात होगी। और अगर क्रॉस में 0 है तो इसमें आपको क्या क्या बताया गया था, इसमें भी दो कंडीशन थे। क्या कंडीशन थे कि या तो ए 0 वेक्टर होगा या बी 0 वेक्टर होगा, या उन दोनों के बीच 0 डिग्री का या 180 डिग्री का कोण बन रहा होगा, या ऐसे कहें वो दोनों पैरेलल होंगे, याद है ना। और एंगल के दृष्टिकोण से या तो 0 होगा या 180 होगा, मतलब पाई होगा। ठीक है, 180 लिखो, पाई लिखो, पाई लिखो, जो भी लिखो ना भाई, इसको पाई/2 कर देना और का। चलिए अब बताओ मेरे को, ये ए और बी जो वेक्टर है उसके लिए दोनों केस में 0 हो रहा है, दोनों केस में 0 हो रहा है, तो हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अब आप बताओ, क्या दो वेक्टर लंबवत भी हो जाएगा और पैरेलल भी हो जाएगा। हो जाएगा क्या, अगर दो चीज़ पैरेलल है तो लंबवत नहीं होगा, और अगर लंबवत है तो पैरेलल नहीं होगा। इसका मतलब, बड़ी बात को समझो मैं क्या कह रहा हूँ, इन दोनों चीज़ों से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये वाला कंडीशन होना पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि दो वेक्टर एक साथ पैरेलल भी हो जाए और लंबवत भी हो जाए, नहीं हो सकता है, यानी ये वाली बात नहीं लागू होगा। तो बचा क्या मेरे पास, हाँ ये वाला कंडीशन फॉलो हो सकता है। क्यों हो सकता है, दोनों में से कोई एक वेक्टर 0 होगा, इसलिए डॉट करा रहे हैं तो भी 0 हो जा रहा है और क्रॉस करा रहे हैं तो भी 0 आ रहा है, मतलब दोनों में ये वाला केस कॉमन है, इसलिए ये जो बात है ये लागू हो सकता है। तो लास्ट में स्पष्ट मैंने लिख दिया है कि दो वेक्टर्स कभी भी कैन नॉट बी परपेंडिकुलर एंड पैरेलल सिमुल्टेनियसली। सिमुल्टेनियसली मतलब एक साथ दो वेक्टर या कोई भी दो चीज़ लंबवत और पैरेलल नहीं हो सकता है, कोई एक ही कंडीशन होगा, इसलिए ये वाला बात लागू नहीं होगा। तो हमारे पास दो ही चीज़ बचा, और उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि इसका मतलब इन दोनों में से कोई ना कोई वेक्टर क्या होगा, 0 वेक्टर होगा। इसी कारण से हमारा जो ये वैल्यू दिया गया है, दोनों कंडीशन ये फॉलो हो रहा है। बात समझ में आ गई। अगर आप समझ गए होंगे तो बहुत बेहतर चीज़ है, बहुत ईजी और कॉन्सेप्टुअल क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। चलिए जी, तो कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है आपको, ठीक है। अब देखिए, आप समझ रहे होंगे, जो लोग नहीं पढ़ा था थ्योरी उसको भी प्रश्न मैंने चूँकि थ्योरी को साथ साथ लेकर चल रहा हूँ तो समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 फिर बहुत आसान प्रश्न है, ये तो आपको कुछ करना ही नहीं है, मुझे कहना नहीं चाहिए। ए वेक्टर दिया गया है, बी वेक्टर दिया गया है और सी वेक्टर दिया गया है। ए वेक्टर आपके सामने है, A1i A2j और A3k, B1i B2j और B3k, ठीक है, C1i C2j और C3k। इस प्रकार से 3 वेक्टर्स आपके सामने दिए गए और कहता क्या है कि प्रूफ कीजिए। प्रूफ करना है मतलब शो करना है आपको। क्या शो करना है, ये चीज़ कि मैं लिख देता हूँ देन सो डैट, क्या है देन सो डैट, तो दिखावे कि क्या दिखावे कि ए का हम b प्लस सी के साथ क्रॉस कराएं या ए का b के साथ क्रॉस करा के ए का c के साथ क्रॉस करा के ऐड करें। दोनों ही कंडीशन में ये पूरा वैल्यू जो है आपस में बराबर होगा। तो आपको क्या करना है, अब आप बताओ, क्या इसको निकाल सकते हो, क्या इसको निकाल सकते हो, अलग अलग फाइंड कर लो ना। सबसे पहले आप LHS ले लो, ठीक है, या LHS में भी LHS डायरेक्ट कैसे निकालोगे, तो पहले आप b प्लस सी निकाल लो। तो हम देखो लिख देते हैं, पहले हम क्या निकाल लेंगे, b और c को जोड़ लेंगे,
जोड़ने आ जाएगा ना। कैसे जोड़ोगे बी और सी को? बी और सी को जोड़ो, आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ, के वाला के साथ। अब बताओ आई वाला आई के साथ जोड़ो, अंक तो है नहीं कि 2 और 3 5 हो जाएगा। हम क्या बोले, उसका कंपोनेंट जोड़ते हैं, यानी B1 और C1 जोड़ देंगे और आई लग जाएगा। इसको कैसे जोड़ेंगे, B2 प्लस C2 है ना, इसमें J लग जाएगा। और इसको कैसे जोड़ेंगे, B3 प्लस C3 और इसमें K लग जाएगा। कोई दिक्कत, कोई कष्ट परेशानी? ये आपका B प्लस C निकल गया। जब ये निकल गया तब आप LHS नहीं निकाल लेंगे। अब LHS में क्या कीजिएगा समझिए थोड़ा ध्यान से। तो LHS में हम लोग क्या करेंगे, अब आपके सामने है A क्रॉस B प्लस C, ठीक है। दोनों में आपको आई जे के दिया गया है, तो डायरेक्ट इसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, इस प्रकार से आई जे के, है ना। अच्छा जी, अब आई जे के तो पहले ए है, तो पहले ए वेक्टर का सारा कंपोनेंट लिखिए। क्या क्या दिया है, A1 A2 A3, फिर B प्लस सी है, B प्लस सी का आपका जो आया है इसका कंपोनेंट क्या क्या आया है, B1 प्लस C1, B2 प्लस C2, B3 प्लस C3। देखिए कहीं में एकदम नॉर्मल आप समझ रहे होंगे कि बहुत इजी है। ये आप काम कर दिए, अब आपको इसको क्या करना होगा, ऐड करना होगा, है ना। तो 2 चीज़ें हैं, आप इसको ऐड करके दिखा सकते हैं, कोई अंक तो है नहीं कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालिएगा। एक काम आप डिटर्मिनेंट को यूज़ करके क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, आई जे के, हम इसको लिखना चाहें A1 A2 A3 B1 B2 B3 प्लस, पता है ना कि जब भी डिटर्मिनेंट में कोई भी रो या कॉलम का एलिमेंट 2 या 2 से अधिक के सम के रूप में दिया हो, जोड़ के रूप में दिया हो, तो हम लोग उसको फ्रैकेट डिटर्मिनेंट के रूप में लिख सकते हैं। पहले पहला एलिमेंट लेकर लिख देंगे और फिर सेकेंड एलिमेंट लेकर सेकेंड डिटर्मिनेंट बना देंगे, ठीक है। तो क्या सेकेंड डिटर्मिनेंट बनेगा आपका, आ रहा है ना, आई जे के A1 A2 A3 C1 C2 C3, ठीक है, समझ रहे होंगे। अब इसको जोड़ने की जरूरत नहीं, इसको बस इक्वेशन बना के छोड़ दे, या ऐसा भी हम कह सकते हैं आप। अब यहीं पे मैं चाहूँ तो दिखा सकता हूँ आपको, बहुत परेशानी की बात नहीं है। अब आप बताओ, जैसे ये चीज़ ये है ना, ये अगर ऐसे लिखा इसका मतलब क्या है कि ये वेक्टर और ये वेक्टर का क्रॉस है। तो आप बताओ ना, उसी आधार पे इसको क्या लिखोगे, ये क्या है, इसका और इसका क्रॉस है। यानी चाहे तो हम ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये जो लिखा गया है ये कुछ नहीं है बल्कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस है। देखो ना, इसका क्रॉस निकालोगे तो क्या लिखोगे, आई जे के, पहले ए वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट फिर बी वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट, लिखोगे कि नहीं लिखोगे, प्लस ये किसका है, 1 मिनट, हाँ जी देखेंगे, ये किसका है, ये है आपका ए वेक्टर और सी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। देख लो ना, नहीं है क्या, अगर क्रॉस कराएंगे तो आई जे के ऊपर लिखेंगे ए का स्केलर कंपोनेंट फिर सी का स्केलर कंपोनेंट। और मुझे यही क्या करना था, प्रूफ करना था, और मेरा तो आ गया। देखो कितना इजी था, एकदम बच्चा वाला प्रश्न था। मैंने नोट्स में क्या किया है, अलग अलग इसको पहले निकाल दिया है, इसको निकाल दिया है, फिर इसको इक्वेशन बना दिए फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकंड दिखा दिया, भाई देखो बराबर है। तो दोनों ही तरीका आपके लिए इजी है, आप जैसे चाहें। ये कहाँ, इसमें कहाँ भुलाने वाली बात है। जब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो इसको भी तो ऐसे लिख सकते हैं, वही मैंने किया, इसको ऐसे लिखा, फिर जब इसको अलग कर दिया तो इसको वैसे लिखने का प्रयास किया और मेरा आंसर आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ठीक है। हाँ, ये प्रश्न भी आया हुआ था, इसको भी हम लोग देखेंगे, एग्जाम्पल के सहायता से कह रहा है प्रूफ करने के लिए, आपको याद होगा। देखते हैं, ख़त्म ही कर देंगे आज, थोड़ा 5-10 मिनट समय लेंगे, अगर आपको काम ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा लेट हो गया है, कल से कोशिश करेंगे 5:45 तक तो जरूर कर देंगे, ठीक है, कुछ काम था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। और देखिए, जब तक मन शांति नहीं होना, मन में शांति नहीं होगा, तब तक काम में मन नहीं लगेगा आपका। इसलिए माइंड को क्या उसको बोलते हैं, सेटिस्फाइड होना बहुत ज़रूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये प्रश्न में आपको लिखा हुआ है, जैसे आपने देखा था कि अगर ए वेक्टर 0 वेक्टर हो, या ये लिखते हैं, या बी वेक्टर 0 वेक्टर हो,
ठीक है। अगर ये दोनों जीरो है या इन दोनों में से कोई जीरो है, देन पक्का है कि क्रॉस प्रोडक्ट उसका जीरो वेक्टर होगा। तो कहता है कि इज द कन्वर्स ट्रू, क्या इसका उल्टा भी सही है। याद है ये प्रश्न डॉट में भी आया था कि ऐसा है तो ऐसा होगा, लेकिन ऐसा हो तो क्या ऐसा जरूरी है कि होगा ही होगा। तो वहाँ बताया गया था कि नहीं, ऐसे हो सकता है पक्का, लेकिन ऐसा होना मतलब ये है तो ऐसा होना जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि पता है ना क्रॉस में जीरो दो कंडीशन में होते हैं, या तो दोनों में से कोई एक जीरो वेक्टर होगा, या ऐसा होगा कि दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे तब भी जीरो हो जाता है क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो यही कह रहा है कि आप इस चीज़ को ना जस्टिफाई कीजिए एक एग्जाम्पल के तरीके, एग्जाम्पल की सहायता से। उसमें भी यही प्रश्न कहा था, एग्जाम्पल की सहायता से प्रूफ कीजिए, बताइए, समझाइए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने से एक वेक्टर लेंगे और लेकर के ऐसा प्रूफ करेंगे। सबसे पहला बात, पहले हमको ये प्रूफ करना है, ऊपर से नीचे आ सकता है। कोई एक वेक्टर को जीरो वेक्टर ले लेते हैं, तो 0i, 0j, 0k, और कोई एक वेक्टर को कुछ ले लेते हैं i, j, k। अब दिखाते हैं कि देखिए ये वेक्टर जीरो वेक्टर है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा, और ये वेक्टर कुछ दिया है, यानी पहला कंडीशन क्या था, दोनों में से कोई जीरो हो, इन दोनों में से एक जीरो है, तो कहता है कि देन पक्का है कि इसका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो वेक्टर होगा। देख लो निकाल करके, i, j, k, 0 0 0 1 1 1। और आपको तो पहले से पता है कि किसी भी डिटर्मिनेंट का अगर कोई भी रो या कॉलम का सारा एलिमेंट ज़ीरो हो जाए तो उसका मान ज़ीरो होता है ना, पता है ना। और ये चूँकि वेक्टर फॉर्म में है तो वेक्टर होगा, बात निकल गया। यानी कि ये वाला बात हम लोग प्रूफ कर दिए कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा एग्जाम्पल से। अब लिखेंगे कि बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है। उसके लिए फिर से हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे, जैसे यहाँ माने हैं वैसे ही फिर से मानेंगे। कुछ वेक्टर लेंगे, हम लोग दिखाएंगे उनको। लेट कोई वेक्टर लेते हैं, अब वहाँ पे हमको क्या दिखाना है कि उसका क्रॉस जीरो होगा। और देखिए क्रॉस जीरो होने के लिए आपको याद है ना कि अगर यहाँ पे जीरो नहीं रहता, कोई अंक रहता, तो डिटर्मिनेंट में आपने एक पढ़ा है नियम कि अगर किसी भी वेक्टर का मान लो कुछ भी दिया हुआ है, 4 4 4 4 कुछ भी दिया है, 3 3 3 और फिर मान लो 2 3 2 5 कुछ भी हो, किसी भी डिटर्मिनेंट के दो रो या दो कॉलम के सारे एलिमेंट अगर क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए, कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाए, ठीक है, तो या सेम रेशियो में हो जाए, प्रोपोर्शनल हो जाए, जो कहिए, तो उसका मान जीरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप खुद देखो ना, ये क्या करोगे जब तुम घटाओगे तो जैसे क्या हो जाएगा कि आप इसमें से 4 कॉमन निकालोगे तो 1 1 1, इसमें से निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 निकल जाएगा तो 1 1 1, और ये 2 4 5 ऐसे निकालते हो ना कॉमन डिटरमिनेंट में। अब बताओ 1 में से 1 घटाओगे, मान लो लिखोगे ऐसे r1 - r2, तो क्या होगा, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, तो फिर वही बात हो गया कि इसके सारे एलिमेंट ही जीरो हो जाएंगे। जब जीरो हो गया तो फिर डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, इसलिए इसका मान जीरो हो जाएगा। वही मैंने यहाँ बात का मतलब मुझे क्या समझाना है कि अगर इसमें से कोई जीरो नहीं हो तब भी इसका मान जीरो करना है, इसका मतलब दोनों को हमको क्या लेना होगा, सेम रेशियो में लेना होगा। इसीलिए हम यहाँ पे जो वेक्टर लेंगे उसको ऐसे दिखाएंगे। देखिए भैया, एक वेक्टर मैंने ले लिया i, j, k, और एक वेक्टर ले लेंगे सेम रेशियो में 2i, ताकि उसमें से वो कॉमन निकाले सब सेम मिल जाए, 2j और 2k। देखो ये भी जीरो वेक्टर नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड भी √3 होगा, है ना, 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर तो √3 हो जाएगा। इसका भी मैग्नीट्यूड 2√3 होगा, ये भी जीरो वेक्टर नहीं है। लेकिन फिर भी हम अगर इसका क्या निकालेंगे, क्रॉस निकालते हैं, तो क्या होगा, i, j, k 1 1 1 2 2 2, दो कॉलम या रो के एलिमेंट करस्पॉन्डिंग है, आपस में प्रोपोर्शनल है, इसलिए इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो ये बात क्या हुआ कि देखो भाई क्रॉस जीरो है, लेकिन फिर भी उन दोनों में से कोई भी वेक्टर जीरो वेक्टर नहीं है ना। इसका निकालिएगा मैग्नीट्यूड तो कितना होगा, √3 होगा, यानी जीरो नहीं है। और इसका भी मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो कितना होगा, 2√3 आएगा, वो भी जीरो वेक्टर नहीं है। यानी ऊपर से नीचे तो आ गया कि जीरो था तो जीरो आ गया, लेकिन नीचे से ऊपर नहीं गया कि जीरो था तो वो दोनों जीरो होगा। बस यही बात लास्ट में लिख देना था। और यही आपको क्या करना है, एग्जाम्पल लेके आपको ये पूछ रहा है ना वो कि आप क्वेश्चन समझ रहे हैं तो अपने से एग्जाम्पल को दिमाग में बैठा पा रहे कि नहीं बैठा पा रहे। तो मैंने आपको कारण बता दिया
कि क्रॉस प्रोडक्ट जीरो करना मतलब दोनों को सेम लेना होगा। सेम लेना मतलब इसमें अगर 1 1 1 है तो 2 2 2 ले लेंगे, चाहे 3 3 ले लेंगे, 4 4 4 ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, सेम ले लेंगे, ताकि वो सब मिल जाए। और जब मिल जाएगा या प्रोपोर्शनल हो जाएगा या कॉमन निकाल तो 1 1 1 हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएगा, इक्वल है तो भी जीरो हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न यहाँ पे आपको दिए गए थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ठीक है, चलिए 3 प्रश्न है, बस 5 से 10 मिनट लगाएंगे क्योंकि बाकी 2 क्वेश्चन बहुत ईजी है। चलिए जी 9 नंबर क्वेश्चन अब बोलना क्या है, बना लेंगे आप तो। चलिए जी 9 नंबर में फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल विद वर्टिस। आपको एक ट्रायंगल दिया गया है और उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। आपका शीर्ष बिंदु दिया है, देखिए 10th क्लास में ही पढ़े हुए हैं वो 1/2 x1 x2। परीक्षा में आता है तो नहीं थोड़ी ना कहेगा कि वेक्टर से निकालिए, आपकी जो इच्छा हो जिससे निकालना हो निकाल लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे चूँकि हम लोग पढ़ रहे हैं तो उस तरीका को देख लेंगे। क्या दिया है 1, चाहे डिटर्मिनेंट से निकाल लीजिए, जो आपको आसान लगे। 1 1 2 2 3 5 और ये हो जाएगा 1 5 5। अब बताओ ट्रायंगल का तुमने क्या पढ़ा है, तुमको बताया गया था ना कि भाई अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल शॉर्ट में लिखते हैं ना हम लोग, तो कैसे निकलेगा। इसके कोई भी 2 संलग्न भुजा ले लेंगे, एडजेसेंट साइड ले लेंगे, और एडजेसेंट साइड के रूप में, चूँकि साइड नहीं आप वेक्टर पढ़ रहे तो वेक्टर बना देते थे ना हम लोग। यानी मान लो एगो ले लेंगे BA वेक्टर और एगो ले लेंगे BC वेक्टर, और इन दोनों वेक्टर्स का क्या करा देंगे, मान लो इसको हम मान लेंगे थोड़ा देर के लिए A वेक्टर और इसको मान लेंगे B वेक्टर, सपोज करो। ठीक है, या इसको तुम BA ही बोलो ना, हम कहाँ मना कर रहे हैं, BA वेक्टर बोलो और इसको तुम BC वेक्टर बोलो, जो बोलना है बोलो। तो उन दोनों को क्या कर देंगे, क्रॉस और 1/2 से गुना। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपको फॉर्मूला बताया गया है ना। फॉर्मूला में आपको बताया गया कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है क्रॉस प्रोडक्ट की सहायता से, तो आपको 2 संलग्न भुजा लेना होगा और उन दोनों संलग्न भुजाओं का क्रॉस कराइए और 1/2 से क्रॉस करा के मैग्नीट्यूड निकालिए और 1/2 से गुना कर दीजिए, तो आपको एरिया निकल जाएगा। अब ये काम आपको करना, अब इसमें जो जो चीज़ चाहिए आपको निकालना होगा। तो सबसे पहले तो आपको ये दोनों वेक्टर चाहिए। अब ये वेक्टर कैसे बनेगा बताओ, तुमको पूरा मैंने कॉन्सेप्ट ही समझा दिया कि चलो BA वेक्टर कैसे बनेगा। तो A के पोजीशन वेक्टर में से, A के कोऑर्डिनेट में से B का कोऑर्डिनेट घटा करके IJK लगा देना। तो 1 में से 2 घटेगा -1 I लगा दोगे, 1 में से 3 घटेगा -2 J लगा दोगे, 2 में से 5 घटाओगे -3 K लगा दोगे। ये बन गया BA वेक्टर। BC वेक्टर कैसे बनाओगे, तो C के कोऑर्डिनेट में से B का कोऑर्डिनेट घटा करके IJK लगा दो। तो 1 में से 2 घटाओगे -I, 5 में से 3 घटाओगे 2J, 5 में से 5 घटाओगे तो 0 हो जाएगा, लिखेंगे ही नहीं। अब देखो दोनों वेक्टर तुमको निकल गया और इसी को हम क्या मान लिए हैं, अभी यहाँ पे फॉर्मूला में, चाहे छोड़ दो BA भी लिख सकते हो, क्या दिक्कत है। नहीं तो मानना है तो मान लो A वेक्टर और इसको मान लो B वेक्टर, जो तुम्हारी इच्छा, नहीं मानोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मुझे करना क्या है, दोनों संलग्न भुजा ज्ञात हो गया तो दोनों का फॉर्मूला में क्या कहता है कि क्रॉस कराइए। तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप में BA और BC का क्रॉस कराओगे। कोई आएगा, IJK क्रॉस कराने आपको आता है, -1 -2 -3 -1 और सॉरी यहाँ पे क्या था जी, 5 में से 3 या 2 प्लस है ना। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा +2 और ये 0, तो ये तो प्लस लिखेंगे नहीं। अब इसका आप वैल्यू निकालोगे तो क्रॉस निकलेगा, और क्रॉस नहीं चाहिए हमको, क्रॉस का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो क्रॉस के बाद जो भी आए उसका आप मैग्नीट्यूड निकाल लोगे। मैग्नीट्यूड क्रॉस कराना जान जाओगे, निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। एंड मैग्नीट्यूड भी निकाल लोगे। मैग्नीट्यूड तो भाई इतना बार निकाल लियो तो अभी तुम्हारे घर का काम हो गया है ना। मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे भाई, √x², y² z², और जो आएगा उसको यहाँ रख दोगे, 1/2 से भाग लगा दोगे। शायद √61 आ रहा है तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, जो भी आए इसका कैलकुलेशन करोगे, √61 आ रहा है, निकाल लेना। तो यहाँ पे √61 और बटा में 1/2 है तो 2 से, और पता है ना क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में दी जाती है, मात्रक क्या है पता नहीं है। हम लोग इसके लिए क्या लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बना देंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 भी है। 10 नंबर आपका पैरेललोग्राम है। अब बताओ पैरेललोग्राम में आपको क्या बताया गया था, फार्मूला। पैरेललोग्राम बताया गया था 1/2 हट जाएगा, है ना, याद है ना फार्मूला। फार्मूला याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम डायरेक्ट यहीं पर बात कर देते हैं उसका कि पैरेललोग्राम में भी वही बात है कि 2 संलग्न भुजा चाहिए, उसको वेक्टर फॉर्म में लिख लेंगे और उसका क्रॉस निकाल के केवल मैग्नीट्यूड निकालेंगे और उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा।
ये फार्मूला कहाँ से आया ये भी आपको मैंने समझा दिया था। संयोग से दोनों वेक्टर आपको दिए गए हैं, ए भी दिया है और बी भी दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 जब दे दिया है तो क्रॉस कराइए, क्रॉस करा के मैग्नीट्यूड निकालिए। पहले क्या करेंगे क्रॉस, फिर क्या करेंगे उसका जो आएगा उसका मैग्नीट्यूड, वही पता है, और बस उसका वही जो आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 2 ऑब्जेक्टिव है उसको देख लेते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं है। आगे जहाँ परेशानी होगा मैं खुद पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दिया गया है, आ जाइए जल्दी से, बस मुश्किल से 2-3 मिनट लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कह रहा है कि ए और बी 2 वेक्टर्स इस प्रकार से हैं कि ए का मैग्नीट्यूड दिया है 3, बी का मैग्नीट्यूड दिया है आपको 2√2/3 और कहता है कि ए क्रॉस बी जो है वो एक यूनिट वेक्टर है। देखो जब यूनिट वेक्टर का इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो कहता है कि देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी। तो आपको क्या करना है, ए और बी के बीच का एंगल फाइंड करना है। अरे भैया मेरे, अब तुम ही बताओ ना, हम तुमको मैंने क्या बताया कि ए क्रॉस बी है, इसका एंगल कैसे निकालते थे, फार्मूला होता है ए का मॉड बी का मॉड साइन थीटा एन का, है ना। अब बताओ हम अगर दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या करोगे, माने ये वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा।